एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बजट 2026-27 के की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। समराइज वे में हम लोग बजट को करेंगे, हर इंपॉर्टेंट पैरामीटर को कवर करते हुए, जैसे जैसे पीआईबी की वेबसाइट पर अपडेट हुआ था। ये वीडियो आपके आईबीपीएस, आरबीआई, नाबार्ड, एसएससी या जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इंक्लूडिंग आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड ए, सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हमें जो बजट में करना है वो मैडम सीतारमन की जो स्पीच थी, स्पीच को हम लोग सेपरेटली करेंगे। बजट के इटसेल्फ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं, कुछ हम आरबीआई ग्रेड बी के लिए सेपरेट यूनिट की तरह करेंगे और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज की फॉर्म के थ्रू करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम बजट की तरफ हम लोग चलते हैं। बजट में इंडिया की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी बताई गई है। इंडिया की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी, उसका कोर विजन क्या है? कोर विजन था इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी का विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। विकसित भारत, उसमें हमने एम्बिशन भी डाल दिया और इंक्लूजन भी डाल दिया। ठीक है, मतलब हमें देश को डेवलप करना है, लेकिन ग्रोथ का फायदा है ना। बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन मतलब जब डेवलप कर रहे हैं तो जो ग्रोथ हो रही है वो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर इज रिटन, दैट इज नीडेड फॉर यू टू राइट योर आंसर्स इन डिस्क्रिप्टिव। अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आते हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी में आएगा, नाबार्ड ग्रेड ए में आएगा, आईआरडीएआई में आएगा, वहां पे अगर आपको कुछ भी बजट से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव आता है, तो अपार्ट फ्रॉम वेरियस एडिटोरियल्स जो मैं आप लोगों को दूंगा, जो मैं बोल के बता रहा हूँ वो भी आपको जरूरी है। तो इफ नीडेड आप लिख के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए ये 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन में 3 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हुए हैं। क्या क्या? एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस पहला, रिफॉर्म ओवर रिहॉटोरिक दूसरा, और तीसरा है पीपल ओवर पॉपुलिज्म। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस का मतलब है कि सिर्फ बात नहीं करनी है, काम पर फोकस करना है, डिसीजंस डिले नहीं करना, उन्हें इंप्लीमेंट करना है फास्ट। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस। रिफॉर्म ओवर रिहॉटरिक का क्या मतलब है कि जो रिहॉटरिक एज इन जो बड़ी बड़ी स्पीचेस होती है ना, वो सब बड़ी बड़ी बातें बोलने से काम नहीं चलेगा। एक्चुअली में काम करना है, रियल रिफॉर्म्स लेकर आने हैं जिसमें पॉलिसी चेंजेस होंगे, सिस्टम का इंप्रूवमेंट होगा, ये सब कुछ करना है। एंड देन पीपल ओवर पॉपुलिज्म का क्या मतलब हो जाता है? पीपल ओवर पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि जो हम प्रोमिस करते हैं ना वोट के लिए, जो फ्रीबीज जैसे बीच में एक टर्म आया था, तो वोट लेने के लिए जो हम लोग सिर्फ कुछ भी वादे करते रहते हैं, वो सब नहीं करना। पब्लिक वेलफेयर पे फोकस करना है। पीपल ओवर पॉपुलिज्म, पीपल पे फोकस करना है, मतलब पब्लिक वेलफेयर पे फोकस करना है। एम इसके लिए हमें दिया है, इसको अचीव करने के लिए, ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट और पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। एस्पिरेशंस को अचीवमेंट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो जो भी हम ड्रीम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम एस्पायर कर रहे हैं, उस एस्पिरेशन को हमें अचीवमेंट करना है, मतलब रिजल्ट्स दिखने चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स दिखने चाहिए। और पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में, पोटेंशियल एज इन हमारी कंट्री के पास ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए, विकसित भारत बनने के लिए पोटेंशियल तो बहुत है, उस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कैसे लेकर आना है, वो इसका एम है। और इसके लिए इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में 4 पिलर्स बताए गए हैं: स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, मॉडरेट इन्फ्लेशन और सस्टेन्ड ग्रोथ। स्टेबिलिटी क्यों? स्टेबिलिटी एज इन हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, तो हमें वो अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए। फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन, जब फिस्कल वर्ड आ जाता है ना, तो सरकार के खर्चों से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं। फिस्कल डिसिप्लिन तो सरकार जो खर्चे कर रही है और जो उन खर्चों को करने के लिए जो सरकार लोन लेती है, वो कंट्रोल में रहे, वो एक बैलेंस में रहे। ठीक है। मॉडरेट इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन से हमारा क्या मतलब है कि हमें पता है ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी होता है। बेसिक इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने जाना है, पढ़ा है, बैंकिंग अवेयरनेस में भी हम लोगों ने जाना है, पढ़ा है कि इन्फ्लेशन तो ज़रूरी है। हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है? 4% प्लस माइनस 2%। तो ये हमारा मॉडरेट इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कि इन्फ्लेशन होगा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन एटलीस्ट रहेगा, तभी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। और सस्टेन्ड ग्रोथ, सस्टेन ग्रोथ एज इन ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग ग्रो कर गए, 2 साल हम लोग ग्रो कर गए तो हम लोग ग्रोथ हो गई, नहीं। जो ग्रोथ हम लोगों ने करी है उसे सस्टेन करके रखना है, ओवर द ईयर्स ग्रोथ लगातार रहनी चाहिए। ये होता है हमारा इसके 4 पिलर्स। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। आगे इसमें हमें बताया है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट हमें 7% का हमारा प्रिडिक्टेड था। ठीक है, इंडिया फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने के लिए 7% का हमें रखना ही रखना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, अब इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए की फैक्टर्स ये सब हमें दिए हुए हैं। क्या क्या है की फैक्टर्स में?
एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी को अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी में क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा फ्यूल सप्लाई है, गैसेज हैं, ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी होती है कि इसकी सप्लाई सिक्योर रहे। रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंस, जो कुछ इंपोर्ट्स होते हैं, जो क्रिटिकल इंपोर्ट्स हैं, जो क्रिटिकल मटेरियल है हमारा, वो उस पर डिपेंडेंस, मतलब उसके इंपोर्ट पे डिपेंडेंस हमें कम करनी है। उसका इंडिजीनियस डेवलपमेंट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। कैसे होगा आगे इसी बजट के अंदर उसके लिए भी बताया गया है। इंपोर्ट पे डिपेंडेंस हमें कम करनी है। फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। फार रीचिंग से क्या मतलब है, फार रीचिंग से मतलब है कि जो हमारे एंड यूज है, बल्कि एंड यूज भी नहीं, जो दूर दराज के लोग होते हैं ना, वहां तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पहुंचने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बड़े बड़े शहरों में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हो गया, देश के कोने कोने तक हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पहुंचने चाहिए। फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस आता है कि जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, वो बैलेंस रहे, गवर्नमेंट समझदारी से पैसा खर्च करे, हिसाब लगा के करे। ये नहीं कहाँ पर कितना भी कर दिया और पैसा बर्बाद कर दिया। और ये नहीं है कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ लोन्स पे डिपेंड कर रही है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी इसलिए ज़रूरी होता है ताकि लिक्विडिटी हमारे पास प्रॉपरली रहे, इंटरेस्ट रेट प्रॉपरली रहे, इन्फ्लेशन हमारे पास प्रॉपरली रहे। मॉनेटरी स्टेबिलिटी में हम लोग से मॉनेटरी पॉलिसी से ही इसे समझ जाते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट है ना, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज इन जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, गवर्नमेंट रोड्स पे फोकस कर रही है, रेलवेज पे फोकस कर रही है, तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, उस पे फोकस रखा जाएगा, है ना, गवर्नमेंट खुद इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगी। सिटीजन्स बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्टिंग्स, तो सिटीजन्स को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जॉब्स रिलेटेड हुआ, इनकम रिलेटेड हुआ, सर्विसेज रिलेटेड हुआ, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और सिर्फ ये भी नहीं कि बड़े बड़े शहरों के लोगों तक पहुंच गया, दूर दराज तक पहुंच जाना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, किस लिए की जाती हैं, जो अनबैंक्ड रूरल सेक्टर है उन लोगों के लिए, जो ट्राइबल एरियाज के लिए स्कीम्स होती हैं, वहाँ के लोगों तक वो रिफॉर्म्स पहुँचे। जैसे हमारा फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स था, वैसे ही था, उसी का एक तरह से दूसरा पहलू समझ लीजिए, सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्टेंस। देन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंडिया में हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। अगर इंडिया की हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ये जो पॉइंट है रिड्यूस्ड क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ऑटोमेटिकली उसको कॉम्प्लीमेंट करने लग जाएगा। इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, जैसे हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था, तो इन चीज़ों से हमारा जो ग्रोथ है, ग्रोथ हमारी मेंटेन रहेगी और हम लोग फर्दर एक सस्टेन्ड वे में ग्रो करते रहेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। बजट को युवा शक्ति ड्रिवन बजट भी बोला गया है। युवा शक्ति ड्रिवन बजट से क्या मतलब है हमारा, युवा शक्ति से मतलब है कि गवर्नमेंट ने इसमें संकल्प लिया क्या, टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज और डिसएडवांटेज। गरीब लोगों पर इसमें फोकस किया गया है, अंडर प्रिविलेज लोगों पर किया गया है, डिसएडवांटेज लोगों पर किया गया है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन तीनों तरह के लोगों के लिए गवर्नमेंट के 3 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य। पहला कर्तव्य क्या बोलता है, एक्सलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमी को हमें ग्रो भी कराना है, सस्टेन करके रखना है। ठीक है, दूसरा है फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, तो लोगों की जो भी एस्पिरेशंस हैं उन्हें हमें पूरा करना है। तीसरा है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, मतलब जो हमें जो भी गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स है, पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, वो हर कैटेगरी के लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कर्तव्य के लिए बात करें तो एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्डिंग रेजिलियंस टू वॉलेटाइल ग्लोबल डायनामिक्स। दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सलरेट और सस्टेन करने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, एक चीज़। दूसरा, जो ग्लोबल डायनामिक्स इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखे हैं, आप देखिए कि इसराइल ने भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कर लिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला को ज़बरदस्ती टेक ओवर कर लिया, फर्दर वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाह रहे हैं, नाटो के साथ इश्यूज चल रहे हैं। तो ओवरऑल पूरा ग्लोबल मार्केट जियो पॉलिटिक्स की वजह से बिगड़ा हुआ है, तो उसका इफेक्ट इंडिया पे कम से कम पड़े, उस चीज़ के लिए हमें रेजिलियंट होना पड़ेगा। तो फर्स्ट कर्तव्य को अचीव करने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। दूसरा, सेकंड कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य हमारे पास पहली चीज़ है इसमें, बिल्ड पीपल्स कैपेसिटी, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करना एज इन उन्हें स्किल एजुकेशन देना, उनको डेवलप करना स्किल्स के फॉर्म में, जॉब्स के लिए, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। दूसरा, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडियाज पाथ टू
प्रॉस्पेरिटी, उन्हें इंडिया की ग्रोथ जर्नी में एक एक्टिव पार्टनर बनाना। इंडिया अगर ग्रो कर रहा है तो उनका एक्टिव कंट्रीब्यूशन हो। अब लोगों का कंट्रीब्यूशन कंट्री के डेवलपमेंट में कब आएगा? जब लोगों के पास पैसा होगा, वो उस पैसे पे टैक्स देंगे और उस पैसे को खर्च करेंगे। लोगों के पास वो पैसा कहाँ से आएगा? जब या तो वो कहीं पर जॉब करेंगे या फिर अपना कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे। तो जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वही पार्ट आ गया बिल्ड पीपल कैपेसिटी में। ठीक है। तीसरा कर्तव्य था विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। इसके अंदर क्या है? एंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर, है ना, हर फैमिली को, हर कम्युनिटी को, हर रीजन को, हर सेक्टर को गवर्नमेंट की एमिनिटीज का, रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस मिले, सब तक पहुंचे ये चीजें। ठीक है, ग्रोथ का फायदा सब तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर लोगों तक नहीं। ये था हमारा युवा शक्ति ड्रिवन बजट। ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ ये बताए गए हैं क्या? इंडिया का रिफॉर्म एक्सप्रेस। रिफॉर्म एक्सप्रेस क्या है? इंडिया के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंदर बोला गया है गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने बताया कि काफी सारे रिफॉर्म्स लिए, जैसे 350 रिफॉर्म्स रोल आउट किए गए। उसमें जीएसटी सिंप्लीफिकेशन नोटिफिकेशन भी आया, सॉरी जीएसटी सिंप्लीफिकेशन भी आया था, लेबर कोड्स का नोटिफिकेशन भी आया था, मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के भी रैशनलाइजेशन का आया था। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने करी है। हाई लेवल कमिटीज बनाई गई हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है डी रेगुलेशन पर और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करने पर। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अगर रिड्यूस होंगी तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा, रूल्स सिंपल हो जाएंगे। तो इन सब चीजों पर गवर्नमेंट का फोकस था। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आ जाते हैं पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट ने 6 पिलर्स दिए हैं इस बार हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्या क्या दिए हैं? सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करके रखना है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ, जो फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ है उन्हें हमें स्ट्रेंथन करके रखना है। तीसरा, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। चौथा, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस करनी है। पांचवा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग करना है। छठा, फिस्कल मैटर्स। ठीक है, इन 6 पॉइंट्स को अब हमें अपने बजट में एक एक करके देखना है, एक एक करके समझना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे चलते हैं। तो पहला पिलर था हमारा सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग बात कर रहे हैं तो 1 के अंदर 1.1 है मैन्युफैक्चरिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हमने बजट में सुनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, हमारे पास जो मेजर सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर इससे बोला गया है। इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। पहली है बायोफार्मा शक्ति, दूसरा है हाईटेक टूल रूम्स इन सीपीएसई, सीपीएसईज होते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तीसरा, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्कीम आएगी। चौथा, टेक्सटाइल्स के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आएगी। छठा, स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यू टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स। इसके अंदर क्या होगा? जो हमारे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब आप इसको रिलेट करिए, पीछे हमने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात की थी कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बनानी है, वो हमें ऑलरेडी हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ इन्वॉल्व किया है। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर थे, उन्हें रिवाइव किया गया है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर करना है। डेडिकेटेड इनिशिएटिव होगा जो अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड हैं उनको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। फिर 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे जो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। फिर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, रिसर्च, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद आ जाएगा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0। तो इतना कुछ हमने यहाँ तक 6 पॉइंट हो गया था ना, 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट्स हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो बजट में बताए गए। ये तो वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसे डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो कंपनीज को खर्चा करना पड़ेगा, कंपनीज अपने आप को डेवलप करेंगी। फिर तीसरी चीज फिर इसके बाद इन 11 पॉइंट्स के बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टैक्सेशन। अब आप एक बात बताइए, अब अगर आपको बजट में बोला जाए, आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है RBI ग्रेड बी ESI के अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बजट में क्या क्या प्रपोज किया गया, तो क्या आप ये सब नहीं लिख सकते हैं? जो यहाँ बताया है ये लिखना है, और इसके बाद जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा अलग अलग चीजें वो लिखनी है, और आप ये लिखेंगे आपका आंसर रेडी हो जाएगा। आगे चलते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स बताए गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए।
इसके अंदर क्या है, सबसे पहला एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 years to non-residents providing capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone। तो बॉन्डेड जोन के अंदर कोई भी अगर नॉन रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट से मतलब कोई फॉरेन कंपनी है या फॉरेन पर्सन है, ठीक है, वो अगर बॉन्डेड जोन में टॉल मैन्युफैक्चरर के लिए कोई भी गुड्स, मशीनरी या टूल्स देता है ना, कोई भी कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट या कोई टूल्स देता है, तो उसे 5 साल तक के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। कितने साल तक के लिए? एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 years। बट ये इंडियंस के लिए बात नहीं है, ये किन के लिए है? ये है जो हमारे फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन कंपनीज ये सब करेंगे। उससे क्या होगा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? सिर्फ कर रहे हैं ये तो मैंने आपको दिखा दिया है ना, ये तो आप खुद भी रीड कर लोगे। हमारा जो एक्चुअली में एग्जाम की नीड होगी या इंटरव्यू में नीड होगी कि हमें ऐसा करने से होगा क्या। अगर ऐसा होगा, मान लीजिए फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन नेशनल्स को इस तरह के बिजनेस में 5 साल तक इनकम टैक्स नहीं देना, तो क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब वो कैपिटल गुड्स दे रहे हैं ना, फॉरेन कंपनी आई इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, इंडिया में कैपिटल गुड्स दे रही है, एक तो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, हमारे इंपोर्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, जो कंपनी आई वो एफडीआई लेकर आई, टेक्नोलॉजी लेकर आई, तो क्या हुआ? क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ी, एफडीआई भी बढ़ा, टेक्नोलॉजी भी आई और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ा। प्रोविजन ऑफ सेफ हार्बर टू नॉन रेजिडेंट्स फॉर कंपोनेंट वेयर हाउसिंग इन अ बॉन्डेड वेयर हाउस। अब ये भी चीज नॉन रेजिडेंट्स के लिए है। जो फॉरेन रेजिडेंट्स या फॉरेन कंपनीज बॉन्डेड वेयर हाउस में कंपोनेंट स्टोर करती हैं, उन्हें सेफ हार्बर देना। सेफ हार्बर क्या होता है कि जो टैक्स कैलकुलेशन होती है उनकी, उसमें एक्स्ट्रा चेकिंग का टेंशन नहीं होगा, एक्स्ट्रा स्क्रूटनी का टेंशन नहीं होगा। सेफ हार्बर टर्म हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें उन्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस को लेकर रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। इससे क्या होगा? उनके टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। अगेन वही चीज हो गई, हमने इसके अंदर अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की हम लोगों ने कोशिश की, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग अलग अलग तरीके से बूस्ट कर रहे हैं। डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट विंडो टू ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स। जो हमारे ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उन्हें कस्टम ड्यूटी मतलब देनी तो पड़ेगी, बट उसे पेमेंट विंडो को डेफर कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि अभी अगर हर 15 दिन में देनी पड़ रही है, तो मे बी उन्हें फिर वो 15 दिन की जगह उन्हें 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। इससे क्या होगा? उनको, उनके पास भी कैश फ्लो बढ़ जाएगा। जो हमारे ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास भी कैश फ्लो बढ़ जाएगा। Increase the limit for duty-free imports of specified input used for the processing seafood products for export from current 1% to 3% of the FOB value of the previous year export turnover। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 1% से 3% बढ़ा दिया। जो हमारे पास सी फूड प्रोसेसिंग की कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उन्हें जो भी इनपुट चाहिए, इनपुट चाहिए जो भी उन्हें मटेरियल चाहिए सी फूड से रिलेटेड, है ना, उस पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पहले 1% था। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की लिमिट पहले 1% थी, अब उससे बढ़ा के 3% किया गया है। ठीक है, ये 3% किस चीज के रेस्पेक्ट में होगा? पिछले साल के एक्सपोर्ट टर्नओवर के बेसिस पे होगा। क्या इससे? इससे सी फूड के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। सी फूड की जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे उन्हें बेनिफिट मिलेगा। उन्हें बेनिफिट मिलेगा तो वो प्रोसेस सी फूड लेकर आएंगे, वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी जाएगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अगेन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट होगा, हमारी एट दी एंड इनकम बढ़ेगी। आगे चलते हैं। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड इनपुट एक्सटेंडेड टू एक्सपोर्ट ऑफ शू अपर्स इन एडिशन टू लेदर और सिंथेटिक फुटवेयर। जो शू अपर्स की एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स हैं, उनको भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इनपुट्स मिलेंगे, है ना। अब ये सिर्फ और सिर्फ फुटवेयर तक, मतलब जो सिर्फ पहले लेदर या सिंथेटिक फुटवेयर था, सिर्फ वहीं पर लिमिटेड नहीं है ना। अब ये सभी शू शू अपर एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स को मिल जाएगा। तो इससे फुटवेयर इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी। इंडिया में फुटवेयर इंडस्ट्रीज के लिए कौन से 2 मेजर सिटीज हैं? कानपुर, कानपुर लेदर के लिए फेमस है, और आगरा। ये 2 तो यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी जो आपकी स्टेट्स की, जो भी आप लोग देख रहे हो, आपकी स्टेट्स के जो भी फुटवेयर के क्लस्टर्स हैं ना, फेमस जगह हैं जहाँ पे फुटवेयर फेमस है, फुटवेयर के एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए अपने स्टेट के नाम के साथ। Extension of time for the export of financial product from existing 6 months to 1 year for exporter of leather textile garments, leather and synthetic footwear। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेदर, टेक्सटाइल गारमेंट्स या फुटवेयर के जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए पहले उन्हें 6 महीने का टाइम मिलता था, अब वो टाइम 6 महीने से बढ़ा के 1 साल हो गया है। तो एक्सपोर्टर्स को हमने जब टाइम ज़्यादा कर दिया,
तो इससे उनको जो उनका एक्सपोर्ट प्रोसेस है पूरा, उसमें मार्जिन मिल जाएगा, उन्हें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो वो ज़्यादा ऑर्डर लेके प्रॉपरली उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। exemption from basic custom duties on specified part used in the manufacture of microwave ovens। जो माइक्रोवेव ओवन बनाने में यूज होने वाले कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना, क्योंकि हमें स्पेसिफाइड पार्ट्स है, स्पेसिफाइड पार्ट्स कौन कौन से हैं उसकी हमें डिटेल में जाने की नीड नहीं है। हमें यह समझना है कि जो माइक्रोवेव ओवंस में यूज होने वाले कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें हम इंपोर्ट करते हैं, उनमें बेसिक कस्टम ड्यूटीज को हम लोग हटा देंगे। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। पीछे हमने पढ़ा था ना, सेमीकंडक्टर भी पढ़ा था और हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉनिक के इन सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी इंडिया में। exemption from basic custom duties on components and parts used in aircraft manufacturing। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जो हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं कुछ कुछ, उनमें हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी। इससे क्या होगा, जो एविएशन मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में, उसको डेवलप करने में हमें ईजी रहेगा। exemption from basic customs duty on raw material imported for manufacture of aircraft parts used in maintenance, repair और overhaul requirement defense units। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो डिफेंस यूनिट्स के लिए या फिर जो एयरक्राफ्ट के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल होता है ना, इसको हम लोग एमआरओ बोलते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल, ये पूरा एक सेक्टर है, इटसेल्फ एमआरओ सेक्टर होता है, समवॉट रिलेटेड टू एविएशन इंडस्ट्री, बट फिर भी उससे थोड़ा अलग ही इसको रखते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है कि एमआरओ यूनिट्स के लिए भी, जो हम लोग एयरक्राफ्ट के रिपेयर, मेंटेनेंस या ओवरहॉल के लिए जो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे हमने पार्ट्स की बात कही थी, रॉ मटेरियल की बात नहीं करी थी। एमआरओ के अंदर हम लोग रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो वो रॉ मटेरियल पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी हम लोगों ने हटा दी है। इससे एमआरओ सेक्टर भी ग्रो करेगा और ये डिफेंस यूनिट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जेम्पशन, जी ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। रेगुलर इंपोर्टर्स विद ट्रस्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई चेन्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रिस्क सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे रेगुलर इंपोर्टर्स हैं, ठीक है, जिन इंपोर्टर्स का रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, रिलायबल है, उन्हें हम लोग सप्लाई चेन में रिलायबल मान लेंगे, उन्हें लो रिस्क माना जाएगा। जब लो रिस्क माना जाएगा तो उससे उनकी जो चेकिंग होती है या उनका क्लियरेंस का प्रोसेस होता है, वो जल्दी सेटल हो जाएगा, उनका कम इंस्पेक्शन होगा, फास्ट क्लियरेंस होगा, फास्ट सेटलमेंट होगा हर चीज़ का। तो क्या होगा, जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कहते हैं ना टाइम इज मनी, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है, यहाँ पे हम इंपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, तो जो उनके मटेरियल के चेक करने में, इंस्पेक्शन करने में टाइम लगता है, वो टाइम डिले कम हो जाएगा। जब टाइम कम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी उन लोगों का सामान आएगा, जल्दी जल्दी माल आएगा, जल्दी जल्दी मार्केट में आएगा, तो मार्केट स्टेबलाइज रहेगा, उनकी अर्निंग्स अच्छी होती रहेंगी, तो वो ज़्यादा ऑर्डर्स पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट कार्गो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टू बी प्रोवाइडेड थ्रू क्लियरेंस फ्रॉम फैक्ट्री प्रेमाइसिस टू द शिप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, जो एक्सपोर्ट कार्गो अब फैक्ट्री से ही उसको इलेक्ट्रॉनिकली सील कर दिया जाएगा और वो सीलिंग सीधे पोर्ट तक मानी जाएगी। वरना क्या है, बीच बीच में उसको चेक करा जा रहा है, बीच बीच में टाइम लग रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। तो टाइम और कॉस्ट दोनों ही कम हो जाएगी अगर उसे फैक्ट्री से ही इलेक्ट्रॉनिकली सील करके सीधे पोर्ट तक भेज दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट्स है, हमारे एक्सपोर्ट कार्गो की बात हो रही है ना, तो ये जो एक्सपोर्ट्स है उसकी टाइमिंग और कॉस्टिंग उसकी इंप्रूव हो जाएगी। फिर एक स्पेशल वन टाइम मेजर दिया जाएगा टू फैसिलिटेट सेल इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी बाय एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एसईजेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग बाहर की कंपनीज को इंडिया में इनवाइट कर रहे थे, जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े, इंडिया की कंपनी बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी। ये जो पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है। इसमें क्या है, जो इंडिया में एसईजेड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट में अब कम ड्यूटी पर सेल करने की उन्हें परमिशन मिल जाएगी। वन टाइम मेजर मिलेगा, ठीक है, एक वन टाइम मेजर मिलेगा टू फैसिलिटेट सेल इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो जो हमारी एलिजिबल एसईजेड एरिया, मतलब एसईजेड एरिया में जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो इस पॉइंट के अंदर आएंगी, कौन सी आएंगी डिटेल में उसमें जाने की नीड नहीं है, वो गवर्नमेंट ने उस समय बोला भी नहीं था, वो डिटेल बजट डॉक्यूमेंट के अंदर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट हमारे किसी भी एग्जाम के लिए इंक्लूडिंग आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो उन एसईजेड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डोमेस्टिक मार्केट में जो भी वो सेल कर रही हैं, उस पर कम ड्यूटी देने की, मतलब कम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इससे उन्हें भी बूस्ट मिलेगा। तो इस तरह से हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं।
बिल्कुल, बहुत जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने इसके अंदर 11 अलग-अलग सेक्टर्स लेकर आए। पहला बायोफ़ार्मा शक्ति लेकर आए, जिसमें हमने बोला कि बायोफ़ार्मा जो फ़ील्ड है हमारी बायोफ़ार्मेटिक्स की, उसको हम लोग डेवलप करेंगे, उसको ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, हाईटेक टूल रूम्स बनाए जाएँगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ में। तीसरा, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम लेकर आई जाएगी। चौथा, टेक्सटाइल्स के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया जाएगा। पाँचवा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेकर जाएगी, जिससे इसके अंदर हमने एविएशन का पढ़ा और एमआरओ का पढ़ा और हम लोगों ने इसमें माइक्रोवेव ओवन का पढ़ा था, है ना। चौथा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यू एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा इक्विपमेंट्स, जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाले टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना है। पांचवा, सॉरी, सातवां, स्कीम लाई जाएगी ताकि 200 लेगेसी क्लस्टर्स को, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इंडिया में, उन्हें रिवाइव किया जा पाए। आठवां, एक इनिशिएटिव लेकर आया जाएगा जिससे अफोर्डेबल स्पोर्ट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। नाइन्थ क्या है कि हमारे पास 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे ताकि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन केमिकल फील्ड का भी बढ़े। 10th, हम लोग स्कीम लेकर आए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, रिसर्च के लिए, माइनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और 11th पे हम लोग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दैट इज ISM 2.0 लेकर आए। फिर ये हमारे 11 पिलर्स थे इसके। इसके बाद हम लोगों ने इसमें टैक्स रिफॉर्म डिस्कस करें। जल्दी से टैक्स रिफॉर्म्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने बोला कि जो नॉन रेजिडेंट्स हैं या फिर मतलब जो बेसिकली फॉरेन कंपनीज या फॉरेन नेशनल्स हैं, जो बॉन्डेड जोन के अंदर टॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपिटल गुड्स देते हैं, इक्विपमेंट देते हैं या टूल्स देते हैं, उन्हें 5 साल तक के लिए इनकम टैक्स से फ्री कर दिया गया। जो बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर कंपोनेंट्स अपने देते हैं, उन्हें सेफ हार्बर दिया जाएगा उन नॉन रेजिडेंट्स को। नॉन रेजिडेंट्स एज इन अगेन फॉरेन कंपनीज या इंडिविजुअल्स। सेफ हार्बर देने से क्या मतलब है, यहाँ पे सेफ हार्बर देने का मतलब हो जाता है कि उन्हें टैक्स कंप्लायंस में जो उनकी स्क्रूटनी है, डॉक्यूमेंट चेक है, वो थोड़ा ईजी रहेगा। तीसरा, जो ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स को ड्यूटी पेमेंट की विंडो में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर 1 हफ्ते की थी तो मान लो 15 दिन हो जाएगा, 15 दिन की थी तो मान लो 1 महीना हो जाएगा। चौथा, जो सी फूड प्रोडक्ट्स की ये प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, उनके जो इनपुट्स हैं, जो वो उसके लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्हें ड्यूटी फ्री लिमिट बढ़ जाएगी। पहले 1% हुआ करती थी, अब वो 3% हो जाएगी ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सपोर्ट। ठीक है। फिफ्थ हमारा था जो शू अपर की एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उनको हम लोग ड्यूटी फ्री इनपुट्स देंगे। ठीक है, उनका जो सामान आ रहा है उस पर ड्यूटी फ्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या था, जो टेक्सटाइल गारमेंट्स के थे, लेदर के थे, सिंथेटिक फुटवेयर की जो इंडस्ट्रीज थी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी, उन्हें फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग 6 महीने से बढ़ा के 1 साल का टाइम कर दिया गया। नेक्स्ट क्या था, जो हमारे माइक्रोवेव ओवंस में यूज होने वाले कुछ स्पेसिफाइड पार्ट्स थे, उन्हें बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ हो गई। देन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो कुछ कंपोनेंट्स और पार्ट्स यूज होते हैं, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ हो गई। देन एमआरओ मैंने ये आपको बताया था, जिसमें मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल था। इसके अंदर जो यूज होने वाला रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल जो एयरक्राफ्ट पार्ट्स को बनाने के लिए है, उस पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी माफ हो गई। आगे हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर, ये पॉइंट्स रिपीटेड थे। रेगुलर इंपोर्टर जो थे उन्हें लो रिस्क सिस्टम माना जाएगा, मतलब उनके चेक कम हो जाएंगे, उनका क्लियरेंस फास्ट हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट कार्गो कंपनी से ही निकल रहे हैं, फैक्ट्री से ही निकल रहे हैं, उन्हें वहीं पे इलेक्ट्रॉनिकली सील किया जाएगा पोर्ट तक, है ना, मतलब शिप तक उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सील करके दिया जाएगा। और लास्ट हमने पढ़ा था कि जो SEZ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन्हें वन टाइम मेजर दिया जाएगा कि डोमेस्टिक एरिया में जो वो अपनी सेल कर रहे हैं, उसमें उन्हें जो ड्यूटी टैक्सेस हैं, जो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे वो करेंगे। ठीक है, इससे हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश की। इसमें उनका चाहे प्रोडक्शन हो, उनके इटसेल्फ प्लांट्स लगाने का हो, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स हो, या फिर जो उनके लिए हम लोगों ने टैक्स के बेनिफिट्स दिए। आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के अंदर ही हम एक 3 प्रोंग्ड अप्रोच लेकर आए एमएसएमईज को। एमएसएमई को एज अ चैंपियन हमें ग्रो करना है। इसमें क्या है, 3 चीजें बोली गई, क्योंकि 3 प्रोंग्ड अप्रोच क्या रहे ना, एक था इक्विटी सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट और प्रोफेशनल सपोर्ट। इक्विटी सपोर्ट में हमने क्या किया, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अगर दिखाई ना दे तो। डेडिकेटेड 10,000 करोड़ रुपीज एसएमई ग्रोथ फंड, एक एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया, डेडिकेटेड फंड जो एसएमईज के लिए है, 10,000 करोड़ का। इसके अलावा साल 2021 में एक टॉप अप किया था सेल्फ लैंड इंडिया फंड को 2,000 करोड़ से। इससे हमने इक्विटी सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग एमएसएमईज को। फिर लिक्विडिटी सपोर्ट देते हैं ट्रेड्स के थ्रू। ट्रेड्स को मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ग्रेड बी वाले वीडियो में।
है ना। वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड्स के थ्रू इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है। तीसरा, इसमें प्रोफेशनल सपोर्ट दिया जा रहा है। प्रोफेशनल सपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, जो टीयर 2 और टीयर 3 सेंटर्स है ना, यहाँ पर हम लोग कॉर्पोरेट मित्रा बना रहे हैं। कॉर्पोरेट मित्रा इसमें लिखा हुआ है, बजट की पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, बट वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए अलग से लिखा है, ठीक है। कॉर्पोरेट मित्रा बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो एमएसएमईज हैं उनकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें हेल्प करेंगे एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज हैं उनकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और जो कुछ लोग हैं जो कॉर्पोरेट मित्रास बनेंगे उन्हें एक तरह से एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इसमें चीज थी एमएसएमईज के लिए, वो क्या था, जो करंट वैल्यू कैप था, है ना, जो कोरियर एक्सपोर्ट्स के कंसाइनमेंट पे 10 लाख रुपए का करंट वैल्यू कैप था, उसे रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने एमएसएमईज के बारे में बताया है इस बजट में। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो ये चारों पॉइंट्स आप लोगों को लिख लेने हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करी, अब हम लोग बात कर रहे हैं सर्विसेज सेक्टर की। सर्विसेज सेक्टर के लिए भी काफ़ी सारा इसके अंदर अनाउंसमेंट किया गया। सबसे पहले बात करें तो इसमें बोला गया एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। ये बनाई जाएगी एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, ठीक है, हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। इसका काम होगा कि सर्विस सेक्टर को एज अ कोर ड्राइवर ऑफ विकसित भारत पर फोकस कराना, ठीक है। सर्विस सेक्टर विल बी द फोकस फॉर एज एज अ कोर ड्राइवर ऑफ द विकसित भारत। विकसित भारत की टाइमलाइन कितनी है, 2047। दूसरा, हेल्थ के केस में क्या कर रहे हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाएंगे, दे विल बी डेवलप्ड फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स बनाए जाएंगे 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन्स में। तो हेल्थ के लिए क्या किया, अपग्रेडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एएचपीज इन 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन्स। केयर इकोसिस्टम की यहाँ पर बात होगी। केयर इकोसिस्टम के अंदर क्या बात करा, एनएसक्यूएफ अलाइन प्रोग्राम्स कराए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, और 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को उसमें ट्रेन किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म इसके अंदर आएगा। 5 हब्स बनाए जाएंगे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, और 5 हब्स बनाए जाएंगे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के, ठीक है। और ये स्टेट्स बनाएंगे, और स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। कैसे सपोर्ट करेगी, फंड करके, कैपेसिटी बिल्ड करके। ठीक, आगे चलते हैं। आयुष को डेवलप किया जाएगा। आयुष के अंदर क्या किया जा रहा है, 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाए जाएंगे, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग आयुष फार्मेसीज और ड्रग टेस्टिंग लैब्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। तीसरा, WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है इंडिया में, उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। तो आयुष में 3 चीजें की गई। पहला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया गया। दूसरा, आयुष फार्मेसीज को और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड किया गया। तीसरा, WHO के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को भी अपग्रेड किया गया। फिर इसमें एक नया टर्म आया है, ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या बोलती है, ऑरेंज इकोनॉमी के अंडर बोला गया एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी, ठीक है। एवीजीसी होता है हमारा ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स, तो एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में। टोटल 15,500 लैब्स बनाई जा रही हैं। इस चीज को हम लोगों ने नाम दिया है ऑरेंज इकोनॉमी। देन डिजाइनिंग पे फोकस की जाएगी, जिसके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जा रहा है, और ये कहाँ बनाया जाएगा, ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में बनाया जाएगा, एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। फिर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में स्पोर्ट्स भी आता है। उसमें खेलो इंडिया मिशन पे काम चल ही रहा है ऑलरेडी, हम इसमें आगे भी काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट हो रहा है पाथवेज का, सिस्टमेटिक कोचिंग डेवलपमेंट हो रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेशन हो रहा है। ये सब कुछ हम लोग सर्विस सेक्टर के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें 2 पॉइंट्स इसमें और करने हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा है टूरिज्म। एजुकेशन के लिए हम लोगों ने बोला कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। जो इंडिया के कुछ मेजर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स है, वहां पे 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाई जाएंगी। हर डिस्ट्रिक्ट के स्टेम इंस्टीट्यूशन में, जो हायर एजुकेशन का स्टेम इंस्टीट्यूशन है, वहां पर गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि गर्ल्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़े, गर्ल्स का भी एजुकेशन सेफ रहे। एंड सेटिंग अप और अपग्रेडिंग 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को सेट किया जाएगा या फिर अपग्रेड किया जाएगा। टूरिज्म के केस में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, काफी सारी चीजें हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट में और गवर्नमेंट के बीच में, तीनों के कोऑर्डिनेशन में गैप है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम बना रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी।
एक पायलट स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसके अंदर आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स पे कितनी 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट पे 10,000 गाइड्स को अप स्किल किया जाएगा। 10,000 गाइड्स को 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट पर अप स्किल किया जाएगा, इसके लिए पायलट स्कीम आएगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाई जाएगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, इससे क्या होगा, जो भी प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस है उनके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक ही प्लेस पर अवेलेबल रहेंगे। फिर माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स को इकोलॉजिकली सस्टेनेबल वे में डेवलप किया जाएगा इन सेलेक्टेड स्टेट्स। हर स्टेट में नहीं बट कुछ स्टेट्स में वहाँ के जो माउंटेन ट्रेल्स हैं, टर्टल ट्रेल्स हैं, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स हैं, उन्हें इकोलॉजिकली सस्टेनेबल वे में डेवलप किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में दुनिया का पहला, मतलब इंडिया एटलीस्ट अपना फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट होगा। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट। इंडिया में 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किया जाएगा। ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं टूरिज्म में। अब जब सर्विस सेक्टर के लिए हम लोगों ने ये सब करा, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करा था, और सर्विस सेक्टर क्योंकि हम लोगों ने को ड्राइवर बनाया है विकसित भारत का, दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स देने होंगे। वो क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं आगे। ये हमें टैक्सेशन बेनिफिट देने की बात करी है। पहला क्या है, क्लबिंग ऑफ सर्विसेज अंडर अ सिंगल कैटेगरी ऑफ आईटी सर्विसेज विद अ कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.5%। तो पहले क्या था, आईटी सर्विसेज अलग अलग तरह की थी, ठीक है। जैसे आप वैसे समझ लीजिए, नेटवर्किंग अलग हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलग हो गया, टेस्टिंग अलग हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो पहले आईटी सर्विसेज अलग अलग थी। अब सारी आईटी सर्विसेज को एक सिंगल कैटेगरी बना दिया और सब पर सेफ हार्बर मार्जिन जो है वो 15.5% का है। तो इससे क्या होगा, जो कंफ्यूजन है इटसेल्फ टैक्सेशन में वो कम हो जाएगा, टैक्स कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और फर्दर सेफ हार्बर मार्जिन इनका 15.5% कर दिया। सेफ हार्बर मार्जिन जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे, कि यहाँ पर क्या होता है इसमें, कि अगर 15.5% का आपका प्रॉफिट है तो आपको उसमें व्हाट डू वी कॉल, जो टैक्सेशन के चेक्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो बड़ी कंपनीज को इसमें थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट, आईटी सर्विसेज के लिए जो सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड था, पहले जो 300 करोड़ था उसे बढ़ा के 2000 करोड़ कर दिया गया है। दैट मीन जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं वो भी सेफ हार्बर का बेनिफिट ले पाएंगी। पहले 300 करोड़ तक के प्रॉफिट वाली कंपनीज को ही सेफ हार्बर में माना जाता था, अब ये लिमिट बढ़ा के 2000 करोड़, सॉरी 300 करोड़ के ट्रांजैक्शन तक माना जाता था, अब ये बढ़ा के 2000 करोड़ कर दिया। तीसरा, अप्रूवल ऑफ सेफ हार्बर फॉर आईटी सर्विसेज बाय एन ऑटोमेटेड रूल ड्रिवन प्रोसेस। ऑटोमेटेड रूल ड्रिवन प्रोसेस करने से क्या हो गया, जो मैनुअल काम के डिले होते थे, मैनुअल काम के लैकुनाज होते थे, वो सारे हट जाएंगे। तो काम फास्ट होगा, अप्रूवल्स फास्ट आएंगे। नेक्स्ट आया, continuation ऑफ सेफ हार्बर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट द कंपनीज चॉइस। अब अगर कंपनीज चाहें तो 5 साल तक सेफ हार्बर की अपनी डील को कंटिन्यूसली फॉलो कर सकती हैं। उसमें क्या होगा, आने वाले 5 साल तक वो टैक्सेशन को लेकर सर्टेन रहेंगी, उनकी लॉन्ग टर्म टैक्स सर्टेनिटी रहेगी। नेक्स्ट क्या है, फास्ट ट्रैकिंग यूनिलेटरल एपीए प्रोसेसेस फॉर आईटी सर्विसेज with an aim to conclude it within a period of 2 years and can be extended by a further period of 6 months on the taxpayer's request। इसका क्या मतलब हुआ, एपीए होता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। अब आईटी सर्विसेज के लिए जो भी यूनिलेटरल एपीए होगा उसे 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट मिलेगा, और टैक्स पेयर चाहे तो फर्दर उसे 6 महीने तक उसको एक्सटेंड कर सकता है। इसमें क्या होगा, टैक्सेशन की जो क्लैरिटीज हैं वो जल्दी हो जाएंगी। फिर extension of facility of modified returns for APA availing entities to its associated entities। जो कंपनीज ऑलरेडी, इस फिफ्थ वाले पॉइंट में जो कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे एपीए ले रही थी, इस सिक्स पॉइंट के अंदर बोला गया है कि उन कंपनीज को ऑलरेडी एपीए अवेलिंग एंटिटीज के जो एसोसिएट्स हैं, है ना, उन्हें अपने रिटर्न्स को मॉडिफाई करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। वो उनकी एसोसिएटेड कंपनीज भी मॉडिफाइड रिटर्न्स फाइल कर पाएंगी। नेक्स्ट, provision of tax holiday until 2047 to foreign companies providing cloud services to global customers through India based data center। ठीक है, पॉइंट क्या है, फॉरेन कंपनीज जो ग्लोबल कस्टमर्स को क्लाउड सर्विसेज दे रही हैं बट डेटा सेंटर उनका इंडिया में बेस्ड है, और related entities providing data center on services from India to get a safe harbor of 15% on cost। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारे पास फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में डेटा सेंटर बना के वहां से ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज दे रही हैं, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलीडे मिलेगा, और इंडिया की रिलेटेड एंटिटीज को उनकी कॉस्ट पे 15% का सेफ हार्बर मार्जिन भी मिलेगा।
इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा कि जो बाहर की कंपनी जब इंडिया आ रही है, एक तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा, टेक्नोलॉजी आएगी ही आएगी जो एफडीआई के बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा, इंडिया अपने आप में ग्लोबल डेटा सेंटर हब बन के निखर कर आएगा। और फिर क्या है, एग्जेम्पशन टू ग्लोबल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एक्सपर्ट फॉर अ स्टे पीरियड ऑफ 5 years अंडर नोटिफाइड स्कीम्स। तो अगर हम लोग बाहर से किसी एक्सपर्ट को लेकर आ रहे हैं जो इंडिया में करीब करीब 5 साल के लिए रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्रिकेट कोचेस को लेकर आते हैं या किसी और स्पोर्ट के कोचेस को लेकर आते हैं, कई बार किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में किसी को लेकर आते हैं, जब कोई फॉरेन एक्सपर्ट जो स्पेसिफिक नोटिफाइड स्कीम्स के अंडर इंडिया में आके 5 साल तक स्टे करते हैं, उनकी ग्लोबल इनकम पर इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे ग्लोबल टैलेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है, सेटिंग अप ऑफ हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू अलाइन विद इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फेज। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में हमने क्या करा, हमने इंसेंटिव देने की बात करी 100 करोड़ की, है ना। अगर कोई सिंगल इश्यू है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ से ज्यादा है, उसमें 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। और अमृत के अंडर जो करंट स्कीम्स है वो एज इट इज चलती रहेंगी। तो पहली चीज हो गई हाई लेवल कमेटी बनाई बैंकिंग की। दूसरी चीज हो गई 100 करोड़ का इंसेंटिव ऑन अ सिंगल इश्यू ऑफ मोर देन 1000 करोड़ ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को रीस्ट्रक्चर करने का। इनकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, पीएफसी की भी और आरईसी की भी। चौथा पॉइंट क्या आएगा, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंदर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स हैं, उनका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा ताकि चीजें उसमें और इजी हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए। पांचवा क्या आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क एंड टोटल रिटर्न स्वैप्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे टोटल रिटर्न स्वैप्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये 5 चीजें हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए आई हैं। इसके अलावा अगर इसमें बात की जाए तो टैक्स प्रपोजल जो है फाइनेंशियल सेक्टर के, उसमें थोड़ी सी छिड़कानी हुई है। जैसे एसटीटी पर जो फ्यूचर्स पे एसटीटी है उसे 0.02% से बढ़ा के 0.05% कर दिया है। एसटीटीज होते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और फ्यूचर्स एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो आप में से कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं आप लोगों को आइडिया होगा, जो आरबीआई ग्रेड बी वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस में एक टॉपिक है डेरिवेटिव्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें 4 चीजें आती हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। तो वहां पे वो लोग इन फ्यूचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एसटीटी जो ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस पर होगा, ऑप्शन प्रीमियम पर पहला एसटीटी 0.15% था, सॉरी 0.15% कर दिया जो पहले 0.1% था, और ऑप्शन एक्सरसाइज करने पर जो 0.125% था उसे भी बढ़ा के हमने 0.15% कर दिया। दैट मीन्स हमारे पास जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर हमने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स पे 0.02 से बढ़ा के 0.05 कर दिया है, ऑप्शंस के प्रीमियम पे 0.1 से बढ़ा के 0.15 करा, और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन पे 0.125 से बढ़ा के हमने 0.15 करा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का था। आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पढ़ लिया और सर्विसेज सेक्टर को पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करते हैं अपना फार्मर्स के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इसमें हम लोगों ने बोला इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम बाय एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। मतलब फार्मर्स की इनकम बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा के और एलाइड सेक्टर्स को बढ़ा के। ठीक है, उसे एनहेंस करना है। तो इसमें डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जो ओल्ड लो यील्डिंग ऑर्किड्स हैं उन्हें रिजुवेनेट किया जाएगा, हाई डेंसिटी कल्टीवेशन किया जाएगा वॉलनट्स का, आलमंड्स का और पाइन नट्स का। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम में हम लोग 4 चीजें लेकर आए। पहला, जो लो यील्डिंग या फिर ओल्ड ऑर्किड्स है उन्हें रिजुवेनेट करना है। दूसरा, हाई डेंसिटी कल्टीवेशन किया जाएगा वॉलनट्स का। तीसरा, हाई डेंसिटी कल्टीवेशन किया जाएगा आलमंड्स का। चौथा, हाई डेंसिटी कल्टीवेशन किया जाएगा पाइन नट्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमने लोगों ने क्या बोला, सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन द सेक्टर टू फैसिलिटेट जॉब क्रिएशन इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज। लोन लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम दी जाएगी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटरिनरी एंड पैरावेट कॉलेजेस,
वेट हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स एंड ब्रीडिंग फैसिलिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो मतलब एनिमल हस्बेंड्री में हमें जॉब क्रिएशन करना है। जॉब क्रिएशन कैसे किया जाएगा? हम इसके अंदर वेटनरी कॉलेजेस लेकर आएंगे, पैरावेट कॉलेजेस लेकर आएंगे, वेट हॉस्पिटल्स लेकर आएंगे, उन लोगों के लिए डायग्नोस्टिक लैब्स बनेंगी और ब्रीडिंग फैसिलिटीज बनेगी प्राइवेट सेक्टर से, है ना, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से। तो इससे क्या होगा? हमारा एनिमल हस्बेंड्री का भी पार्ट डेवलप होगा। नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कोकोनट प्रमोशन स्कीम लेकर आई जाएगी, ठीक है। कोकोनट प्रमोशन स्कीम आएगी ताकि उससे कोकोनट का प्रोडक्शन बढ़े और प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो। इंडिया के कैश्यू और कोका को लेकर प्रोग्राम्स आए जाएंगे। यह है डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडियन कैश्यू एंड कोका। इसके अलावा इसमें इंगेजमेंट को बूस्ट किया जाएगा एंड रिलेवेंस बाय अलाइनिंग ट्रेनिंग विद द एम्प्लॉय रोल्स, वो भी इसमें किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया था अभी। फिर फिशरीज को डेवलप किया जाएगा। फिशरीज को डेवलप करने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा 500 रिजर्वायर्स और अमृत सरोवर का। फिशरिंग वैल्यू चेन्स को कोस्टल एरियाज में स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है। और जो स्टार्टअप्स हैं या वुमेन लेड ग्रुप्स हैं, उनको फिश एफपीओ के साथ में मार्केट लिंकेज दी जाएगी। फिश एफपीओ जैसे हमारे एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, सेम वे फिशेज के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक है। उनको मार्केट लिंकेजेस दी जाएगी, स्टार्टअप्स को, वुमेन लेड ग्रुप्स को और फिश एफपीओस को। सैंडलवुड पे फोकस किया जाएगा, जिसमें उनका फोकस कल्टीवेशन किया जाएगा और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग की जाएगी। और भारत विस्तार किया जाएगा। भारत विस्तार में क्या है? इंटीग्रेटिंग एग्री स्टैक पोर्टल्स एंड द आईसीएआर पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद एआई सिस्टम्स। एग्री स्टैक पोर्टल्स को और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड आईसीएआर के पैकेजेस हैं, उन्हें एआई सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें टैक्स प्रपोजल्स इसके क्या है? इसमें टैक्स प्रपोजल्स के अंदर हमें 4 अलग अलग चीजें दी गई हैं, ठीक। पहली चीज क्या है? जो फिश कैच हो रही है इंडियन फिशिंग वेसल से, ठीक है। इंडिया की जो मछुआरों की नाव है, वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कोई फिश पकड़ते हैं, या फिर हाई सीज में, हाई सीज हमारे इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, यहाँ पे अगर वो कोई फिश पकड़ते हैं तो उसे फ्री ऑफ ड्यूटी कर दिया जाएगा, उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। बट अगर वही फिश जो इंडियन फिशिंग वेसल ने पकड़ी है, वो किसी फॉरेन पोर्ट पे उतारते हैं, तो उस मछली को हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मानेंगे। दूसरा, जो हमारे पास प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, है ना, जो सप्लाई ऑफ कैटल फीड के अंदर और कॉटन सीड के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो अपने मेंबर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ जो भी कुछ कैटल फीड होगा, कॉटन सीड होगा, उसको सप्लाई करती हैं, उन्हें टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन अलाउड टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज टू इंक्लूड सप्लाई ऑफ कैटल फीड एंड कॉटन सीड प्रोड्यूस बाय द मेंबर्स। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने ही मेंबर्स के थ्रू या अपने ही मेंबर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कैटल फीड या कॉटन सीड को सप्लाई करती हैं, उन्हें टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इससे फार्मर्स और कोऑपरेटिव मूवमेंट को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा allowing inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent distributed to the members। जैसे मान लीजिए जो इंटर कोऑपरेटिव डिविडेंड होता है, कि जैसे कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है ए और एक दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है बी, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो डिविडेंड मिलता है, अगर उस डिविडेंड को वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उस पर भी उन्हें उतने ही अमाउंट का इनकम टैक्स से बेनिफिट हो जाएगा, न्यू रिजीम्स में भी। तो इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर में जो डबल टैक्सेशन होता है, वो उनका अवॉइड हो जाएगा। फिर exemption from tax dividend income received by a notified national cooperative federation from investment made in companies up to 31/1/2026 from tax period of 3 years। exemption to be allowed only for dividend distributed to its member cooperatives। मतलब जब कोई नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन होती है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स की नेशनल फेडरेशन है, जैसे अर्बन बैंक्स की है, ऐसे ही रूरल बैंक्स की है, अगर कोई नेशनल लेवल की कोई कोऑपरेटिव फेडरेशन है, उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से उन्हें डिविडेंड मिला, तो उस डिविडेंड को 3 साल तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट इसके लिए कंडीशन क्या है? जो डिविडेंड उनको मिल रहा है, उस नेशनल फेडरेशन की जो मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जैसे नेशनल फेडरेशन कैसे होती है, मान लीजिए कि एक दिल्ली की कोऑपरेटिव फेडरेशन है, एक हरियाणा की है, एक यूपी की है, केरला की है, तमिलनाडु की, ऐसे हर स्टेट की है, या ऐसे बहुत सारी स्टेट्स की है, और हो सकता है किसी स्टेट की एक से ज्यादा भी हो। तो उस केस में जब वो मिला के नेशनल फेडरेशन बनाती है, और उस नेशनल फेडरेशन ने किसी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसके शेयर्स लिए हुए हैं, वहां से उसे डिविडेंड मिला, तो वो उस डिविडेंड को अपने इन सारी मेंबर कोऑपरेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
तो उसे 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे जो लार्ज कोऑपरेटिव फेडरेशन है, एक तो वो इन्वेस्ट करने के लिए भी मार्केट में आएंगे, दूसरा मेंबर्स को जब डिविडेंड देंगे तो उस चीज से और एनकरेजमेंट मिलेगा। ये किया गया रूरल सेक्टर के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। आगे चलते हैं। अब इसमें बोला कि फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ को स्ट्रेंथन करना, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप देखिए, जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर साल फाइनेंशियल ईयर 15 में 2 लाख करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 12.2 लाख करोड़ डिक्लेयर करा है। ठीक है, मतलब 6.01 टाइम्स बढ़ गया है, सॉरी 6.1 टाइम्स बढ़ गया है। इसमें सेवरल इनिशिएटिव्स लिए गए लार्ज स्केल एनहेंसमेंट के लिए, है ना। उसमें इनबिट्स आए, रीट्स आए, एनआईआईएफ आया और नेपफेड आया, लार्ज स्केल एनहेंसमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा, कंटिन्यू टू फोकस ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज विद ओवर 5 लाख पॉपुलेशन। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये काम एक एक चलता रहेगा। तो 3 चीजें हुई इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पढ़ी। पहला, लार्ज स्केल एनहेंसमेंट कर रहे हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें इनविट्स आए, रीट्स आए, एनआईआईएफ आया और नेपफेड आया। दूसरा, जो हमारे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है, वहां पे एक डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस अपना कंटिन्यू करना। तीसरा, जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर था हमारा साल 2015 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले, जहां पे 2 लाख करोड़ खर्च किया था, उसे अब फाइनेंशियल ईयर 27 में 12.2 लाख करोड़ खर्च किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या क्या बोला गया पब्लिक इंफ्रा के लिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, टू प्रोवाइड प्रूडेंटली कैलिब्रेटेड पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू लेंडर्स। ठीक है, फिर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के रियल एस्टेट एसेट्स हैं, ठीक है, उन्हें रिसाइकिल किया जाएगा थ्रू सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड रीट्स। ठीक, तीसरा, न्यू डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया जाएगा दांकुनी इन द ईस्ट और सूरत इन द वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए। चौथा, 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे, जो कि बेसिकली मिनरल रिच एरियाज को इंडस्ट्रियल सेंटर्स और पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे। पांचवा, शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा इनलैंड वाटरवेज को कैटर करने के लिए। छठा, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम बनाई जाएगी। इसमें क्या होगा, 2047 तक जो इनलैंड वाटरवेज का शेयर है और कोस्टल शिपिंग का शेयर है, उसे 6% से बढ़ा के 12% तक करना है। ठीक है, फिर ये हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स हो गए। सातवां, सी प्लेन बीजीएफ स्कीम लेकर आएंगे टू इंडिजिनाइज मैन्युफैक्चरिंग। बीजीएफ होता है हमारा वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, जब कोई प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए यूजफुल होता है ना, बट कॉमर्शियली उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो, तो गवर्नमेंट उसके लॉस का कुछ हिस्सा भर देती है, एक तरह की सब्सिडी दे देती है, या फिर उसे हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब सी प्लेन्स के अंदर क्या होता है, कॉस्टिंग तो ज़्यादा होगी, पैसेंजर कम होते हैं, तो इनिशियली प्राइवेट ऑपरेटर्स को लॉस होता है। तो इसलिए सी प्लेन सर्विसेज जो होती है ना, वो शुरू में सस्टेनेबल नहीं होती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग हम कर रहे हैं, मतलब तुम सी प्लेन चलाओ, अगर तुम्हारा लॉस होता है तो उस लॉस का कुछ पार्ट एज अ गवर्नमेंट हम फुलफिल कर देंगे। तो सी प्लेन बीजीएफ स्कीम्स आएंगी उसके इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर 2 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा स्टेट्स को अंदर एसएएससीआई स्कीम के अंदर। ठीक है, एसएएससीआई स्कीम क्या होती है, एसएएससीआई स्कीम होती है स्ट्रेटेजिक असिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर एंड चिप इंडस्ट्रीज। तो उसमें 2 लाख करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा स्टेट्स को। ठीक है, फिर एक पूर्वोदय है, पूर्वोदय के अंदर क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। तो ये सब कुछ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोगों ने इसमें बोला एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। याद करिए पीछे हम लोगों ने एनर्जी पर भी एक बात कही थी, 7% ग्रोथ, जहां पे हमने डिस्कस करा था। इसमें क्या होगा, एक स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसमें कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए, ठीक है, उसका आउटले होगा 20,000 करोड़ रुपए। दूसरा, एक हम लोग इंपोर्ट करते हैं सोडियम एंटीमोनेट को, सोलर ग्लास बनाने के लिए यूज होता है सोडियम एंटीमोनेट, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पर जो बीसीडी होता है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, है ना, बीसीडी होता है कस्टम्स बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे एग्जाम्पशन मिलेगा। तीसरा, जो हमारे पास एग्जाम्पशन ऑफ बीसीडी ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। ठीक है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास इंडिया में है, उनकी प्रोसेसिंग के लिए जो कुछ कैपिटल गुड्स होते हैं, उनके इंपोर्ट पे भी हमें बीसीडी में एग्जाम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट, जो हमारे पास
लिथियम आयन सेल बनाने के लिए कैपिटल गुड्स की यूज होती है। ठीक है, लिथियम आयन सेल्स हमारे बैटरीज में यूज होते हैं, जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं उनके लिए जो कैपिटल गुड्स हम लोग मंगवा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, उसमें भी बीसीडी में जो एक्सटेंशन मिल रहा है वो एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट, extension of the existing basic custom duty exemption on import of goods required for nuclear power project till the year 2035। तो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में 2035 तक हमें जो भी एग्जाम्शन, जो भी हमारे इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, वो ऑलरेडी उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी उस पर एग्जाम किए हुए थे, उसे हमने फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और ये सभी न्यूक्लियर पावर के लिए, मतलब सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए इसको एक्सपेंड कर रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटी। And then exclusion of entire value of biogas in central excise duty payable on biogas blended CNG। तो ये सब कुछ हमने करा है एनर्जी के लिए। आगे चलते हैं, अर्बनाइजेशन पे हम लोगों ने बात करा, सिटी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमने बात करी। तो इस बार जो हमारा फोकस है वो है टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज और टेम्पल टाउन्स पे। ठीक है, सिटीज का पोटेंशियल हमें एम्पलीफाई करना है। सिटीज का पोटेंशियल एम्पलीफाई करेंगे तो इकोनॉमिक पावर हमारी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसमें ग्रोथ कनेक्टर्स हमने बोले हैं, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम्स यहाँ रखेंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आया है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट का। जो हमारे 6 पॉइंट्स है उसमें से 2 पॉइंट हमने कर लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। हमने पीछे पॉइंट डिस्कस करा था, 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स बनाए जाएंगे, है ना, वो यही पॉइंट है। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स बनाए जाएंगे टू बी सेट एज कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स विद इन द क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन में ही सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स बनाए जाएंगे जो कि कम्युनिटी ओन्ड होंगे। दिव्यांग कौशल योजना होगी। दिव्यांग कौशल योजना क्या करेगी, प्रोवाइडिंग डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू इंडस्ट्री रेलेवेंट एंड कस्टमाइज ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू डिसेबिलिटी ग्रुप्स। जो डिसेबिलिटी ग्रुप्स है, जो हमारे दिव्यांग जन है ना, उनको स्पेसिफाइड ट्रेनिंग दी जाएगी जो इंडस्ट्री में एक्चुअली में रेलेवेंट होगी। उस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी कस्टमाइज करके, ताकि उन्हें एक अच्छे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। नेक्स्ट, दिव्यांग सहारा योजना। इसके अंदर क्या है, जो भी उनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस हैं, सारे एलिजिबल दिव्यांगजन के लिए, उसका उन्हें टाइमली एक्सेस मिलेगा। टाइमली एक्सेस मिलेगा हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस का। फिर है एलिम्को स्कीम को सपोर्ट करना, सपोर्टिंग आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें क्या होगा, असिस्टिव डिवाइसेस जो है हमारे दिव्यांगजन के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें R&D में इन्वेस्ट किया जाएगा, AI से इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक, फिर है पीएम दिव्याशा केंद्र, उन्हें मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। पीएम दिव्य आशा केंद्र को मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर निमहंस 2 बनाया जाएगा, और जो रांची और तेजपुर के नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स के अंदर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इससे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ है हमारा ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के अंदर क्या बात बोली जा रही है, ये पॉइंट है इसका सबसे पहले, जिसमें एईओ होता है हमारा ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जो हमारे पास टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं, उन्हें कस्टम ड्यूटीज तुरंत नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, जो पहले 15 दिन होती थी कस्टम ड्यूटी देने का टाइम, उसे बढ़ा के 30 दिन कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरर होंगे, ठीक है, या एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर जो हैं, उन्हें भी ये कस्टम ड्यूटी का टाइम 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन्हें भी ये बोला जाएगा कि आप एनकरेज करें इस चीज़ को। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी ये बोला जाएगा कि एईओ सर्टिफिकेशन का फ़ायदा उठाने के लिए इनको आप एनकरेज करें। मतलब जो ट्रस्टेड इंपोर्टर्स होंगे तो उनका कैश फ्लो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कस्टम वेयर हाउसिंग को सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टम वेयर हाउसिंग फ्रेमवर्क इनटू वेयर हाउस ऑपरेटर सेंट्रिक सिस्टम विद सेल्फ डिक्लेरेशन। अब जो कस्टम वेयर हाउस के ऑपरेटर्स है ना, वो ऑपरेटर सेंट्रिक सिस्टम बन जाएगा। ऑपरेटर खुद को सेल्फ डिक्लेयर करेगा, तो हर छोटी छोटी चीज़ पे उसे कस्टम से अप्रूवल की नीड नहीं पड़ेगी। तो मतलब वेयर हाउसिंग में जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क का काम कम हो जाएगा, वेयर हाउसिंग के फंक्शनिंग की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी।
एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एडवांस रूलिंग बाइंडिंग ऑन कस्टम्स फ्रॉम 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स। तो कस्टमर से जो एडवांस रूलिंग ले ली जाएगी, अब उसकी वैलिडिटी 3 साल की जगह 5 साल तक बढ़ा दी गई है। और ये रूलिंग जो है कस्टमर पर बाइंडिंग तो होगी होगी, मतलब इंपोर्टर्स को ज़्यादा टाइम तक के लिए टैक्स की सर्टेनिटी मिलेगी। तो आप ये देखिए ना, हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं। जो अलग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी इसमें आगे पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। द फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री बाय ट्रस्टेड इंपोर्टर एंड अराइवल ऑफ गुड्स टू ऑटोमेटिकली नोटिफाई कस्टम्स। तो जब कोई ट्रस्टेड इंपोर्टर होगा और वो कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, ठीक है, और उसके गुड्स पोर्ट पर पहुंच गए, अराइवल ऑफ गुड्स हुआ ना, पोर्ट पर पहुंच गए, तो कस्टम्स को ऑटोमेटिक अलर्ट मिल जाएगा। तो जो मैनुअली जाके इंटीमेट करना होता था अभी तक, वो सब काम नहीं होगा, तो क्लियरेंस फास्ट हो जाएगा। बट किसके लिए बात हो रही है? ट्रस्टेड इंपोर्टर्स के लिए, है ना, जो जो हमारे लो रिस्क हमने पीछे पड़े थे, याद है? सब कुछ आपस में एक दूसरे से लिंक है। Regular importers with trusted long-standing supply chain will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. वही जो हमने अभी अभी भी मैंने आपको बोला था लो रिस्क वाला, जो ट्रस्टेड इंपोर्टर्स है उन्हें लो रिस्क माना जाएगा, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनकी सप्लाई चेन अच्छी है, तो उन्हें रिस्क मैनेजमेंट में उन्हें ईजी हो जाएगा सब कुछ। तो उससे क्या होगा? उनकी चेकिंग कम होगी, उनका क्लियरेंस फास्ट होगा, एट दी एंड हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग। ये पूरा जो जितना भी मैं इसमें बताऊंगा, ये 3 स्लाइड के अंदर मैंने इसे कवर करा है। इटसेल्फ ये आपके पूरा एक 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आंसर आप ये मान के चलिए कि आरबीआई ग्रेड बी का हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे पर्सन रेजिडेंट्स आउटसाइड इंडिया हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक है, वो इंडिया की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, जो भी इंडिया के लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट पार्टिसिपेट करेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू। दूसरा, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है, वो जब किसी नेचुरल पर्सन को इंटरेस्ट अवॉर्ड करते हैं, उस इंटरेस्ट के पैसे पर ना तो कोई इनकम टैक्स लगेगा, ना ही उस पर टीडीएस लगाया जाएगा। तीसरा, जब कोई ओवरसीज टूर प्रोग्राम बुक करते हैं, तो उस पर जो टीसीएस रेट लगता था, हमने जैसे कोई फॉरेन टूर प्रोग्राम खरीदा, आप जैसे बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप कोई टूर प्रोग्राम लेते हो, है ना, तो उस पर जो टीसीएस लगता था, पहले वो उसकी लिमिट थी कि कुछ अमाउंट पे 5% लगता था, कुछ अमाउंट से ऊपर होने पे 20% लगता था। अब वो लिमिट विमिट हटा के सिर्फ 2% की लिमिट कर दिया है, ठीक है, विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ अमाउंट। चौथा, जो हम बाहर आप एजुकेशन के लिए या मेडिकल पर्पसेस के लिए पैसा भेज रहे हो अंदर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, मान लीजिए कि आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, फिर आप बाहर पढ़ रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से पैसा मंगवा रहे हैं, चाहे कॉलेज की फीस हो या किसी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट हो, तो उस पर जो पहले टीसीएस 5% होता था, वो अब 2% हो गया है। जो मैन पावर सप्लाई होती है ना, मैन पावर सप्लाई सर्विसेज पे, उस पर जो टीडीएस का रेट है वो 1% या 2% पे ही फिक्स रहेगा। ठीक है, अच्छा, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है ना, स्मॉल टैक्स पेयर के केस में क्या हो जाएगा, उनका रूल बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाएगा उनके नील डिडक्शन या फिर लोअर सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब वो रूल बेस्ड हो जाएगा तो मैनुअल डिलेज उनके कम होने लग जाएंगे। जो डिपॉजिटरीज हैं, वो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो जैसे आपकी अगर मल्टीपल सिक्योरिटीज, मतलब आपकी मल्टीपल कंपनीज की आपने सिक्योरिटीज ली हुई हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, तो आप फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H जैसे बैंक में दिया जाता है, सेम वे आप डिपॉजिटरीज में दे पाएंगे। तो इससे आपको इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, जो इनकम टैक्स का रिवाइज रिटर्न हम लोग फिल करते थे ना, वो 31 दिसंबर तक की उसकी डेडलाइन हुआ करती थी, उसे बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। बट 31 मार्च तक जाने के लिए आपको एक नॉमिनल फी देनी पड़ेगी, है ना, एक नॉमिनल फी इसमें देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिविजुअल जो ITR 1 और ITR 2 रिटर्न फाइल करते हैं, वो 31 जुलाई तक फाइल कर पाएंगे, और जो नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस हैं, वो एज इट इज 31 अगस्त तक रहेंगे, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, नॉन ऑडिट बिजनेसेस को और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक का टाइम, इंडिविजुअल्स को 31 जुलाई तक का टाइम। ठीक है, अगर आप नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, TDS सेल ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नॉन रेजिडेंट टू बी डिडक्टेड एंड डिपॉजिट थ्रू रेजिडेंट बायर्स पैन इंस्टेड ऑफ टैन। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया का, उसके थ्रू उससे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो इंडिया में, तो जो भी उसका TDS होगा वो आपके पैन पर जाएगा, रेजिडेंट्स बायर के पैन पर जाएगा। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए एक वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लॉन्च की जाएगी,
बिलो अ सर्टेन साइज फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। ठीक है, आपके फॉरेन एसेट्स हैं, आप उन्हें डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर आपने पहले टाइमली डिस्क्लोज नहीं किया गया था तो। ठीक है, allow taxpayers to update their return even after reassessment proceedings have been initiated at an additional 10% tax rate over and above the tax rate applicable for the relevant year। ठीक है, मतलब अगर आपका रीअसेसमेंट हो रहा है तो उसके बाद भी आप अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हो, बस आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, फ्रेमवर्क फ्रॉम इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग एक्सटेंडेड टू मिस रिपोर्टिंग। अगर आपने कुछ अंडर रिपोर्टिंग कर दी है ना, आपने अपनी इनकम गलती से कम दिखा दी है, तो पहले वो क्रिमिनलाइज होता, उस पर पेनल्टी लगती थी। अब क्या है, अब आपको वो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी हो जाएगी, मतलब आपसे अगर गलती कोई हो गई है तो ऑनेस्ट मिस्टेक्स पे रिलीफ मिल जाएगा। नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट टीडीएस पेमेंट इज डीक्रिमिनलाइज। पहले क्या था अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दे पाते थे या फिर टीडीएस पेमेंट की रिक्वायरमेंट को आप नहीं फुलफिल कर पाते थे तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता था। अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा है। ठीक है, एंड देन इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन इमूवेबल फॉरेन एसेट्स विद एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 20 लाख। अगर 20 लाख से कम के आपके नॉन इमूवेबल फॉरेन एसेट्स हैं जो आपने डिस्क्लोज नहीं करें, तो उसमें आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। अदर पर डिस्क्लोजर उसका मैंडेटरी था, डिस्क्लोज नहीं करते थे तो आपको उसमें पनिशमेंट मिलता था, चाहे चाहे पेनल्टी हो या कुछ हो, बट उसमें एक तरह का पनिशमेंट होता था। अब वो 1 अक्टूबर 2024 से अगर आपने नहीं करा हुआ है तो आपको उस पर कोई भी पेनल एक्शन नहीं होगा आपके ऊपर, उसे इम्यूनिटी मिल गई है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब जो मैट से रिलेटेड पॉइंट्स थे मैंने यहाँ डाले हैं। मैट होता है हमारा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, तो जो भी हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं जो प्री एग्जम्प्टिव बेसिस पर टैक्स पे करते हैं ऑलरेडी, उन्हें मैट नहीं देना पड़ेगा, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स उन्हें नहीं देना पड़ेगा। इससे जो उनका डबल टैक्सेशन था वो उनका अवॉइड हो जाएगा। दूसरा, एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की और सीबीडीटी की। ठीक है, इनका क्या काम होगा, जो इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें इंड एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करने का काम किया जाएगा। ठीक है, ओके। टैक्स बायबैक फॉर ऑल टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स एज कैपिटल गेन्स, हाउएवर प्रमोटर विल पे एडिशनल बायबैक टैक्स। ठीक है, तो जो शेयर बायबैक होते हैं ना, शेयर बायबैक्स को हम लोग कैपिटल गेन्स मानते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, हर टाइप के शेयर होल्डर्स को टैक्स देना पड़ेगा बायबैक पर, और जो प्रमोटर्स होंगे वो एक्स्ट्रा टैक्स देंगे ताकि टैक्स की फेयरनेस रहे। नए इनकम टैक्स रिजीम के अंदर है ना, जो हमारा नया टैक्स रिजीम है उसके अंदर अगर आपका मैट में क्रेडिट है तो वो 1/4 ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी तक आप उसे यूज कर सकते हो। सेट ऑफ यूजिंग अवेलेबल मैट क्रेडिट टू बी अलाउड टू एन एक्सटेंट ऑफ 1/4 ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी इन द न्यू टैक्स रिजीम। और मैट जो है एक फाइनल टैक्स की तरह इसको प्रपोज किया जा रहा है। ठीक है, मैट को फाइनल टैक्स बनाने की प्रपोजल की जा रही है। 17 ड्रग्स और मेडिसिन होंगी कैंसर पेशेंट्स के लिए जिन पे बेसिक कस्टम ड्यूटीज को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। हर एक लाइन अपने आप में एक आंसर है, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बजट को। सिंगल और इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो होगी कार्गो क्लियरेंस अप्रूवल के लिए। ठीक है, कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसे 2 साल में रोल आउट किया जाएगा। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स होंगे जो सेटल डिस्प्यूट्स करना चाहते हैं, ठीक है, दे विल नाउ बी एबल टू क्लोज केसेस बाय पेइंग एडिशनल अमाउंट इन लिeu ऑफ पेनल्टी। तो आपके जो टैक्स के डिस्प्यूट्स हैं उसमें पेनल्टी की जगह आप एक्स्ट्रा टैक्स देकर अपने केसेस को क्लोज कर सकते हो, तो आपके जो लिटिगेशन के मैटर्स होते हैं वो अपने आप आपके कम हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। 6 आता है हमारा फिस्कल मैटर। फिस्कल मैटर में हमारी 2 चीजें यहाँ देखनी है, एक है हमारा 16th फाइनेंस कमीशन और दूसरा है फिस्कल कंसोलिडेशन। 16th फाइनेंस कमीशन की हम लोग बात करें, गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन टू रिटेन द वर्टिकल शेयर ऑफ डिवॉल्यूशन एट 41%। ठीक है, तो जो 41% क्या था, जो सरकार अपना स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती थी वो 41% पे लिमिट करके रखा हुआ है। ठीक है, स्टेट्स को 41% टैक्स शेयर ही दिया जाएगा, इसे वर्टिकल डेवोल्यूशन बोलते थे। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच का जो बंटवारा होता है उसमें स्टेट्स को 41% मिलता था, और 16th फाइनेंस कमीशन ने भी यही बोला कि जैसे पहले 41% मिलता था वैसे ही 41% रहेगा। दूसरा, स्टेट्स को सरकार ने ये बोला है, मतलब फाइनेंस कमीशन ने ये बोला है कि 1.4 लाख करोड़ रुपीस का ग्रांट दिया जा सकता है। ठीक है, 1.4 लाख करोड़ का फाइनेंस कमीशन ग्रांट दिया जाएगा। ये किस किस को दिया जाएगा, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं उन्हें दिया जाएगा,
जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन्हें दिया जाएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट की फॉर्म में ग्रांट दिया जाएगा। तो गाँवों को, शहरों को और डिजास्टर रिलीफ के केसेस में स्टेट्स को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा 1.4 लाख करोड़ तक का। ठीक, फिर इसके बाद है इसमें अगली चीज फिस्कल कंसोलिडेशन, इसका पार्ट बी। फिस्कल कंसोलिडेशन में क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो 50 ±1% बाय 2030, मतलब 49% से लेके 51% के बीच में डेट टू जीडीपी रेशियो रखना है और उसकी टाइमलाइन दी गई है 2030 तक। ठीक है, मतलब जो देश का टोटल लोन है, डेट क्या है जो हमारे देश के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, वो जीडीपी के मुकाबले कंट्रोल में रखा जाएगा। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो अभी कितना है, एस्टिमेटेड हमने करा है 55.6% और रिवाइज एस्टिमेट पिछले साल का बना है 56.1%। इसे हम अगर 51% तक भी कम के लेकर आते हैं अगले 3-4 साल में, तो हमारे लिए वो एक अचीवमेंट की तरह हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा, फिस्कल डेफिसिट को हमने एस्टिमेट करा है 4.4% पे। ठीक है, और जो प्रिडिक्ट करा है इस बार के लिए वो हम लोगों ने करा है 4.3%। मतलब गवर्नमेंट के अपने खर्चे, जो इनकम और खर्चों के बीच का गैप है वो हमारा कम हो रहा है। इसी को हम लोग जो फिस्कल प्रूडेंस हमने पीछे पढ़ा था, इसी को ही फिस्कल प्रूडेंस या फिर फिस्कल कंसोलिडेशन भी बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये डेफिसिट ट्रेंड से हमारे 2022-23 से हम लोग 2026-27 का हम लोग देखते हैं। जो फिस्कल डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट 22-23 का 6.5% था, जो कि 26-27 तक कम होकर 4.30 रह गया। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, जो 4% था वो कम होकर 1.5% रह गया। प्राइमरी डेफिसिट 3% से कम होकर 0.70 रह गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 2.80% से कम होकर 0.30% रह गया। फिगर्स हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 2022-23 की और 2026-27 के बजटरी एस्टिमेट्स की। जो पैसे के सोर्सेज हैं, पैसे के अगर हम लोग सोर्सेज देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से आ रहा है 24%। उसके बाद हमारा इनकम टैक्स से आता है 21%। फिर हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है 18% और फिर जीएसटी और अदर टैक्सेस से आ रहा है हमारा 15%। ये हमारे मेजर सोर्सेज ऑफ मनी है। मेजर एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ पर हो रहा है, आप देखो सबसे ज़्यादा हमारा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस है 22%। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं 20%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में हम लोग दे रहे हैं 17%। डिफेंस में कर रहे हैं 11%। ये हमारे मेजर खर्चे आ गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। रिसीट्स की बात करें तो जो हमारी कैपिटल रिसीट्स हैं 2024-25 की एस्टीमेट 16.2 लाख करोड़। 2025-26 का अभी तक जो हमारा रिवाइज एस्टीमेट हमने दिया है 16.2 लाख करोड़। 26-27 के लिए हमने दिया है 18.1 लाख करोड़। ठीक, रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें 24-25 का था 30.4 लाख करोड़। 2025-26 का रिवाइज एस्टिमेट 33.4 लाख करोड़ और 26-27 का बजटरी एस्टिमेट दिया है 35.3 लाख करोड़। खर्चों की बात करते हैं, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर था 24-25 का था हमारा 13.2 लाख करोड़। 25-26 का रिवाइज एस्टिमेट हुआ है 14 लाख करोड़ और 26-27 के लिए हुआ है 17.1 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 24-25 का था 36 लाख करोड़। 25-26 का रिवाइज एस्टिमेट है 38.7 लाख करोड़ और 26-27 का बजटरी एस्टिमेट है 41.3 लाख करोड़। ठीक, स्टेट्स को हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं, 2022-23 में जब हमने 18.7 लाख करोड़ दिया था, 26-27 का बजटरी एस्टिमेट हमारा 26.2 लाख करोड़ है और पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट आया है वो 23.4 लाख करोड़ आया है। ये फिगर्स आपको याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। मेजर एक्सपेंडिचर हम लोग किस सेक्टर में कितना पैसा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का, डिफेंस का, ये आप लोग पढ़ के याद रखिएगा। नंबर्स तो मैं क्या ही आप लोगों को इसमें बोलूंगा, है ना। आई थिंक आप लोग रीड करके इसे याद कर सकते हैं। पॉज करके एक बार आप देख लीजिए, इन सारे सेक्टर्स का ये है एंड देन बाकी सेक्टर्स का मैंने यहाँ ये मेंशन करा हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज बजट। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना टेलीग्राम चैनल के लिंक्स डाले हुए हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो you can just take the screenshot of that particular slide and send it to me on Telegram and I will reply you. Till then, keep watching, keep studying. Thanks for watching this video with me.